हेलो एवरीवन। सिंगल एंट्री सिस्टम यानी कि अकाउंट्स ऑफ इनकम्प्लीट रिकॉर्ड के सेकंड पार्ट को हम लोग आज कवर अप करेंगे। और ये जो हमारा सेकंड पार्ट है दैट इज एक्चुअली रिलेटेड टू कन्वर्जन इनटू डबल एंट्री। मतलब अगर आप एक छोटे से ऑर्गेनाइजेशन का अकाउंटिंग रिकॉर्ड रख रहे हो, वैसा ऑर्गेनाइजेशन जिसको आप खुद ही ऑपरेट कर रहे हैं, जिसके लिए अकाउंटेंट रखना आपके लिए पॉसिबल नहीं है, तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में होता ये है कि बिजनेसमैन ही खुद इंफॉर्मेशंस को मेंटेन करता है। जो भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है वो बिजनेसमैन खुद से रखता है। तो जब बिजनेसमैन खुद से अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन रख रहा होता है तो इस सिचुएशन में वो बहुत सारे ट्रांजैक्शन को फुल्ली, तो बहुत सारे ट्रांजैक्शन को पार्टली, तो बहुत सारे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड भी नहीं करता। दैट इज वाई इसको हम लोग कहते हैं अकाउंटिंग फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। क्यों? क्योंकि सारे के सारे ट्रांजैक्शंस रिकॉर्डेड नहीं है। कुछ तो पूरा का पूरा रिकॉर्डेड है, कुछ पार्टली रिकॉर्डेड है और कुछ रिकॉर्ड है ही नहीं। अब ऐसे ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट लॉस निकालने का एक अप्रोच हम लोगों ने पढ़ लिया। वो जो अप्रोच था, उस अप्रोच को हम लोग कहते हैं बैलेंस शीट अप्रोच या नेट वर्थ मेथड, जिसमें हम लोग एक्चुअली में एक ऑर्गेनाइजेशन के स्टार्टिंग कैपिटल को और एंड के कैपिटल को कंपेयर करते हैं। बीच में अगर कोई पैसा लगाया या कोई पैसा ओनर ने निकाला है, यानी एडिशनल कैपिटल और ड्रॉइंग्स, इसका एडजस्टमेंट करने के बाद प्रॉफिट का कैलकुलेशन करते हैं। तो इस पैटर्न का क्वेश्चन आपने देखा, और सीए फाउंडेशन में इस पैटर्न का क्वेश्चन ज़्यादा नहीं आता है। एक क्वेश्चन आपको मिला होगा, फर्स्ट क्वेश्चन, जो भी आपने स्कैनर में देखा होगा, और जो आपको बुक में मिला है ना, आपके अकाउंटिंग सीए फाउंडेशन के बुक्स में जो भी क्वेश्चंस सिंगल एंट्री सिस्टम में नेटवर्थ मेथड से यानी बैलेंस शीट अप्रोच से प्रॉफिट निकालने का जो क्वेश्चन है, वो आप उतना क्वेश्चन अगर कवर कर लेते हो और उसके अलावा 4-5 क्वेश्चन डिफरेंट बुक से भी अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हो, दैट वुड बी सफिशिएंट फॉर यू। लेकिन जब बात करेंगे डबल एंट्री में कन्वर्ट करने का, और कन्वर्ट करने का ज़रूरत कब पड़ता है? जब एक ऑर्गेनाइजेशन धीरे धीरे बड़ा होने लग जाए, जब एक ऑर्गेनाइजेशन धीरे धीरे बड़ा होने लग जाता है, तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को क्या चाहिए होता है फिर? अकाउंटिंग के लिए एक सेपरेट बंदा रखने का ज़रूरत पड़ता है, एक इंडिविजुअल जो सिर्फ और सिर्फ अकाउंटिंग का काम करे। ऐसे इंडिविजुअल्स की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है ना? तो ये जो इंडिविजुअल जिसको आप कहते हैं अकाउंटेंट, जब हम वैसे अकाउंटेंट को हायर करते हैं, तो अकाउंटेंट तो सिस्टमैटिकली रिकॉर्ड करेगा ना, क्योंकि अगर हमने एक स्टाफ रखा है, वो आज है कल नहीं होगा। आज अपने ऑर्गेनाइजेशन का रिकॉर्ड कर रहा है, कल किसी और ऑर्गेनाइजेशन का रिकॉर्ड कर रहा होगा। तो ऐसे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए अकाउंटेंट ऐसा हो जो सिस्टमैटिकली रिकॉर्ड करना जाने, यानी जिसको सिस्टम आता हो, सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग आता हो। और आपने पढ़ा होगा देयर इज ओनली वन सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, दैट इज कॉल्ड डबल एंट्री सिस्टम, कंप्लीट रिकॉर्डिंग ऑफ अ ट्रांजैक्शन। यानी ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी बिजनेस ट्रांजैक्शन है, जितने भी ट्रांजैक्शन है, उनको कंप्लीटली रिकॉर्ड करना, फुल्ली रिकॉर्ड करना हम लोग सीखते हैं इसमें। बात समझ में आ रही है? तो सिंगल एंट्री से डबल एंट्री में कन्वर्ट करना, कैसे कन्वर्ट करेंगे, कब कन्वर्ट करेंगे, आपको पता चल गया जब छोटा ऑर्गेनाइजेशन जब बड़ा होने लग जाता है और ज़रूरत पड़ती है एक सेपरेटली अकाउंट्स मेंटेन करने की, सिस्टमैटिकली अकाउंट्स को मेंटेन करने की अगर ज़रूरत पड़ जाए, तो फिर उसी सिंगल एंट्री सिस्टम को डबल एंट्री में कन्वर्ट करने की ज़रूरत पड़ती है। अब देखें, सिंगल एंट्री से डबल एंट्री में कन्वर्ट करने के लिए इसका मतलब ये होगा कि अब पूरे के पूरे अकाउंट्स ओपन होंगे, सारे के सारे पर्सनल अकाउंट ओपन होंगे, सारे के सारे एसेट के अकाउंट ओपन होंगे, लाइबिलिटीज के अकाउंट ओपन होंगे, कैपिटल के अकाउंट ओपन होंगे। और जिस ईयर में आप कन्वर्जन करेंगे, उस ईयर में ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस भी बनाएंगे। बैलेंस शीट तो आपका बनेगा ही बनेगा, ट्रेडिंग और प्रॉफिट लॉस अकाउंट भी बनेगा। आपने पढ़ा होगा कि फाइनल अकाउंट में डबल एंट्री सिस्टम में हम लोग एक ऑर्गेनाइजेशन जो प्रॉफिट मेकिंग होता है, वैसे ऑर्गेनाइजेशन को ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट अकाउंट मेंटेन करना होता है, बैलेंस शीट मेंटेन करना होता है। तो ट्रेडिंग अकाउंट जहां ग्रॉस प्रॉफिट लॉस को बताता है, वहीं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमें नेट प्रॉफिट लॉस का पता चलता है। और बैलेंस शीट एक ऑर्गेनाइजेशन के फाइनेंशियल पोजीशन को बताता है, यानी एक ऑर्गेनाइजेशन का एक खास डेट के पास एक खास डेट पर कितना एसेट है उसके पास, कितनी लाइबिलिटीज है और क्या कैपिटल।
तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, क्या तरीका होगा, तो आपको पता होना चाहिए। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड में आपको सारे अकाउंट्स का पूरा इंफॉर्मेशन मालूम नहीं रहने वाला, तो इसका मतलब है देयर विल बी मिसिंग इंफॉर्मेशन। बहुत सारे ऐसे इंफॉर्मेशन होंगे जो मिसिंग होंगे, जिसका कैलकुलेशन करना होगा। यूजुअली कौन कौन सा इंफॉर्मेशन मिसिंग होता है? यूजुअली क्रेडिट सेल्स मिसिंग होता है, यूजुअली क्रेडिट परचेज का इंफॉर्मेशन मिसिंग होता है, या कई बार बैड डेट्स का इंफॉर्मेशन मिसिंग रह सकता है, कई बार डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस का इंफॉर्मेशन मिसिंग रह सकता है। यानी देयर आर वेरियस टर्म दैट गोज मिसिंग, यानी वो रिकॉर्डेड नहीं होते, उसका कैलकुलेशन और एस्टिमेशन हमको करना पड़ेगा। तो डबल एंट्री सिस्टम में ट्रेडिंग पीएल और बैलेंस शीट के फॉर्मेट तो ड्रॉ होंगे ही होंगे, उसके अलावा वर्किंग नोट में हमें बहुत सारे डिफरेंट अकाउंट्स ओपन करने पड़ेंगे फॉर फाइंडिंग आउट द मिसिंग इंफॉर्मेशन। जो इंफॉर्मेशन हमें पता करना है वो इंफॉर्मेशन दिया नहीं है, उस इंफॉर्मेशन को पता करने के लिए हमें कई सारे अकाउंट बनाने पड़ सकते हैं। कौन कौन सा अकाउंट बनाना पड़ सकता है ये डिपेंड करेगा। तो आपको हम कुछ अकाउंट बता दे जो यूजुअली प्रिपेयर किया जाता है, किसके द्वारा? वैसे ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, वैसे ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो सिंगल एंट्री में अपना अकाउंट्स मेंटेन कर रहे थे और डबल एंट्री में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन यूजुअली उनको कन्वर्जन के समय कुछ अकाउंट्स मेंटेन करना पड़ता है। जैसे कौन कौन सा अकाउंट मेंटेन करना पड़ता है, लेट्स सी। कौन कौन सा अकाउंट मेंटेन करना पड़ता है, लेट्स सी। मिसिंग इंफॉर्मेशन, देखिए यूजुअली कन्वर्जन के टाइम पे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन का अगर क्रेडिट सेल्स का इंफॉर्मेशन मिसिंग है, मिसिंग इंफॉर्मेशन, क्रेडिट सेल्स अगर मिसिंग है तो यहां पे आपको दो अकाउंट बनाना पड़ सकता है। कितना अकाउंट बनाना पड़ सकता है? दो अकाउंट। कौन कौन? एक अकाउंट होगा आपका डेटर्स अकाउंट, और एक अकाउंट आपका होगा वो है बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। ये दो अकाउंट को आप एक साथ प्रिपेयर करेंगे तो यहां से आप क्रेडिट सेल्स का इंफॉर्मेशन जान सकते हैं। देखिए हम वो इंफॉर्मेशन के बारे में यहाँ पे बात करेंगे जिस इंफॉर्मेशन के लिए आपको क्वेश्चन खुद नहीं, क्वेश्चन से अंदाजा नहीं लगेगा, आपको पता होना जरूरी है। अगर आपको कॉन्सेप्ट मालूम है तो आप समझ सकते हो कि हम जो भी गुड्स उधार बेचते हैं, किसको बेचते हैं? डेटर्स को बेचते हैं, और डेटर्स के ऊपर बिल ड्रॉ होता है। दैट इज वाई ये डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल अकाउंट एक साथ बनाना पड़ सकता है अगर दोनों का इंफॉर्मेशन कुछ। अगर सिर्फ एक का इंफॉर्मेशन है तो सिर्फ डेटर्स अकाउंट बनाइए, यू डोंट नीड टू प्रिपेयर बिल्स रिसीवेबल। तो अगर दोनों अकाउंट का इंफॉर्मेशन, तो दोनों अकाउंट को बनाने के बाद ही आपको क्रेडिट सेल्स का इंफॉर्मेशन पता लग सकता है। ठीक है। दूसरा अकाउंट, दूसरा इंफॉर्मेशन जो मिसिंग होगा वो क्रेडिट परचेज का इंफॉर्मेशन मिसिंग हो सकता है। क्रेडिट परचेज का इंफॉर्मेशन में मिसिंग अगर हो तो इसको जानने के लिए आपको कौन कौन सा अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ सकता है? इसको जानने के लिए आपको प्रिपेयर करना पड़ सकता है क्रेडिटर्स अकाउंट एंड बिल्स पेबल अकाउंट। क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल अकाउंट एक साथ प्रिपेयर करके आप क्रेडिट परचेजेस का वैल्यू निकाल सकते हैं। उसके अलावा कई बार ना ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाने की जरूरत पड़ सकती है। और ये ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स अगर आपने बनाया है तो ये किस लिए बनाया होगा? कई रीजन की वजह से हम इसको बनाते हैं। अच्छा, ये उल्टा हमने यहाँ पे लिख दिया, रिवर्स में बताते हैं इसको हम। मतलब ये कि ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स हमको बनाना पड़ सकता है। कब बनाना पड़ सकता है? ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स कब बनाना पड़ सकता है? हो सकता है हमको ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल और एनी एसेट और एनी लाइबिलिटी, एनी ना लिख करके और एन एसेट, और एन एसेट और अ लाइबिलिटी।
क्योंकि आपको पता है ना बैलेंस शीट में हम तीन चीज शो करते हैं, कैपिटल, एसेट और लाइबिलिटीज। तो अगर इनमें से कोई भी वैल्यू मिसिंग है ओपनिंग डेट का, तो फॉर दैट पर्पस हमें ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाना पड़ सकता है। उसके अलावा अगर तो मिसिंग इंफॉर्मेशन कैश से रिलेटेड है, मतलब ओपनिंग और क्लोजिंग कैश ऑब्लिक बैंक बैलेंस और एनी पेमेंट्स और रिसीट्स, कोई अमाउंट आपने पेड किया है, मिसिंग है, इंफॉर्मेशन नहीं पता है, या आपको ओपनिंग कैश बैंक का बैलेंस मालूम करना है, या क्लोजिंग कैश बैंक का बैलेंस मालूम करना है, या कोई पेमेंट का वैल्यू मालूम करना है, या कोई रिसीट का वैल्यू मालूम करना है, तो इन दैट केस आपको बनाना पड़ सकता है कैश बुक। क्या बनाना पड़ सकता है? कैश बुक। ठीक है। इसके अलावा भी अगर कोई अकाउंट, कोई इंफॉर्मेशन कोई एक पर्टिकुलर अकाउंट से रिलेटेड मिसिंग है, तो उसके लिए आप उस अकाउंट को बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको ओपनिंग डेटर दिया है, क्लोजिंग डेटर नहीं दिया है, तो डेटर्स अकाउंट बनाना पड़ सकता है। ओपनिंग बिल्स रिसीवेबल का वैल्यू दिया है, क्लोजिंग बिल्स रिसीवेबल नहीं है, और इन्फॉर्मेशन बिल्स रिसीवेबल से रिलेटेड दिया हुआ है, तो फिर बिल्स रिसीवेबल अकाउंट बनाना पड़ सकता है। तो यूजुअली ये 4 अकाउंट हम लोग ओपन करते हैं ज़्यादातर क्वेश्चन में। इसके अलावा ये हार्ड एंड फास्ट पॉइंट नहीं है, आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है। देयर आर सेवरल क्वेश्चन जिसमें इनसे ज़्यादा अकाउंट भी, इन 4 से ज़्यादा अकाउंट भी हमें ओपन करना पड़ सकता है। खैर इस बात को आप नोट कर लेंगे कि ये अगर मिसिंग इन्फॉर्मेशन हो तो हमें इन सारे अकाउंट्स को ओपन करना पड़ेगा। अब आते हैं वापस से टॉपिक की तरफ, मेन पॉइंट्स की तरफ। देखो यहाँ पे कुछ चीजें आपको दी गई हैं, जैसे जैसे आपको यहाँ पर देख लो, ये कैश और बैंक का समरी है, आपके बुक में दिया हुआ होगा। और इस कैश और बैंक के समरी से, यानी आप इसको पढ़ करके देख सकते हैं कि क्या क्या इंफॉर्मेशन कैश बुक में है। ओपनिंग बैलेंस है, खर्च का डिटेल है, सेल्स का डिटेल है, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स का डिटेल है, परचेज का डिटेल है, क्रेडिटर्स को पेमेंट का डिटेल है, ड्रॉइंग्स, पेटी एक्सपेंस, रेंट, सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, रिपेयर्स, वेजेस और बैलेंस, ये दोनों मैच कर गया। तो अगर तो कैश बुक आपका कंप्लीटली मेंटेन्ड है, तो उस केस में क्या होगा ना, आपको सारा इंफॉर्मेशन कैश के स्टेटस से रिलेटेड मालूम होगा। कैश का पेमेंट कहाँ कहाँ हुआ है, कैश कहाँ कहाँ से प्राप्त हुआ है, ये इंफॉर्मेशन आपको कैश बुक से आसानी से पता लग जाएगा। और फिर उन इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करके आप खर्च का पता लगा सकते हैं, इनकम का पता लगा सकते हैं, डेटर्स को किए गए पेमेंट का आपको मालूम हो जाएगा, डेटर से कितना पैसा प्राप्त हुआ ये पता हो जाएगा, क्रेडिटर्स को कितना आपने पेमेंट किया हुआ है ये आपको मालूम मालूम हो जाएगा। तो यू कैन नो वेरियस इन्फॉर्मेशन फ्रॉम कैश बुक अगर इफ इट इज कंप्लीट। और अगर कंप्लीट नहीं दिया हुआ होगा, कोई वैल्यू मिसिंग होगा, जैसे क्लोजिंग कैश बैंक का बैलेंस मिसिंग होगा, या कोई खर्चा मिसिंग होगा, तो आप उस केस में भी कैश बुक बना सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक और कैश बुक यहाँ पे दिया है, जैसे ये देखिए, वन मोर कैश बुक इन्फॉर्मेशन इज गिवन हियर। पिछला वाला जो कैश बुक का एग्जाम्पल था आपके सामने जो बुक में दिया हुआ था, दैट वाज फॉर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, मतलब कैश का कोई ट्रांजेक्शन मिसिंग नहीं है, सारे के सारे इन्फॉर्मेशन दिए हुए हैं, तब उसको आप कैसे करना। अगर तो कैश का कोई इन्फॉर्मेशन मिसिंग हो, तब क्या करोगे? यानी कैश बुक बना रहे हो एंड देयर आर सम इन्फॉर्मेशन विच इज मिसिंग, तो उस केस में क्या होगा, कैश बुक का दोनों में से कोई एक साइड मैच नहीं करेगा, बराबर नहीं आएगा। कोई एक साइड ज्यादा होगा तो दूसरा साइड कम होगा। तो डिफरेंस अमाउंट से हमको फाइंड आउट कर खुद अपने सेंस का इस्तेमाल करते हुए फाइंड आउट करना है कौन सा इन्फॉर्मेशन मिसिंग होगा। जैसे इस क्वेश्चन को देखिए, ओपनिंग बैलेंस कैश का दिया है, बैंक ओवरड्राफ्ट का ओपनिंग बैलेंस है, कैश परचेजेस है, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स है, सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर है, परचेज ऑफ मशीनरी है, पेमेंट ऑफ सन्ड्री क्रेडिटर्स है, एक्सपेंसेस है, फ्रेश कैपिटल लाया गया है, ड्रॉइंग्स है, और कैश का क्लोजिंग बैलेंस है, और बैंक का क्लोजिंग बैलेंस है। तो सारा इन्फॉर्मेशन तो लग रहा है कि दिया ही हुआ है, लेकिन जैसे ही आप कैश बुक बनाएंगे, तो कैश बुक बनाते वक्त आप सबसे पहले क्या करोगे, कैश का ओपनिंग बैलेंस पुट करोगे, पुट करा आपने,
बैंक का ओपनिंग बैलेंस पुट करोगे, देखो कैश का डेबिट बैलेंस था, आपने डेबिट साइड लिया, बैंक में नेगेटिव बैलेंस ओवरड्राफ्ट था, क्रेडिट साइड लिया आपने, डेटर्स से पैसा आया है मतलब कैश आया है, डेबिट साइड लिखोगे, क्रेडिटर्स को आपने पेमेंट करा है, उसका क्रेडिट साइड लिखोगे, पेमेंट टू सन्ड्री क्रेडिटर्स, कैश में गुड्स परचेज किया है, पेमेंट साइड रिकॉर्ड करोगे, मशीन खरीदा है, पेमेंट साइड लिखोगे, खर्चा किया है, पेमेंट साइड लिखोगे, ड्रॉइंग्स किया है, पैसे विड्रॉ करे पर्सनल यूज के लिए, ये भी पेमेंट साइड लिखोगे। उसके अलावा कैश और बैंक का क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ वो भी आपने लिख लिया। डेबिट साइड कलेक्शन साइड या रिसीट साइड आपका क्या क्या होगा, तो डेटर से जो पैसा है वो आपने रिकॉर्ड कर लिया, सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर दिया वो आपने लिख लिया, फ्रेश कैपिटल एडिशनल कैपिटल लाया गया है वो आपने लिख लिया। अब आप जैसे इसको बैलेंस कर रहे हो, ये इंफॉर्मेशन तो नहीं दिया ना, व्हाट डू यू सी, ये जो इंफॉर्मेशन है यहां पर, ये जो इंफॉर्मेशन आपको नजर आ रहा है ये क्वेश्चन में नहीं है, आपने सारा अमाउंट पुट कर दिया, और जब आप टोटल कर रहे हो तो इस साइड 59,940 आ रहा है और इस साइड कम आ रहा है। कितना कम आ रहा है आपने कैलकुलेट किया तो 8340 कम आ रहा है। अब आपको यूज करना है कि मतलब पैसा आया है 8,340 रुपया और आया है, बट कहां से आया है क्वेश्चन नहीं बोल रहा है, तो अब सेंस यूज करना है। क्या है यहाँ पे क्या दिया हुआ, डेटर से जितना पैसा है वो तो दे दिया है, एसेट को बेच के पैसा है वो दे दिया है, कैपिटल लगाया वो दे दिया है, और कहां से आ सकता है पैसा, तो सबसे पहले आपको कॉमन सोर्स में जाना है कि कौन सा कॉमन सोर्स से पैसा आ सकता है। तो याद करो जब हम गुड्स बेचते हैं, बिजनेस कर रहे हैं तो गुड्स तो बेचेंगे ही बेचेंगे, तो गुड्स हम कैश में बेचेंगे, क्रेडिटर्स में उधार में बेचेंगे, तो उधार में जो बेचा होगा उसका उसका अमाउंट आया है, डेटर से वो तो दिया हुआ है, इसका मतलब कैश में जो बेचा वो इंफॉर्मेशन मिसिंग है ना, चल गया। बैलेंसिंग फिगर क्या है, व्हाट इज दिस, एसेट। तो इस तरह के मिसिंग इंफॉर्मेशन हमको निकालने के लिए कैश बुक बनाना पड़ सकता है। आई होप की बात समझ में आई हो। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे एक डेटर्स अकाउंट दिया हुआ है, जैसे फॉर्मेट ऑफ डेटर्स अकाउंट। अब देखो डेटर्स में हम क्या क्या शो करते हैं। अब देखो कोई भी अकाउंट जब तुम वर्किंग नोट में बनाओगे ना, तो लेजर का जो फंडामेंटल रूल्स आपने पढ़ा होगा मॉडर्न में, जो आपको बताया गया है, एसेट है, एक्सपेंसेस है, ड्रॉइंग है, इसका डेबिट बैलेंस होता है, डेबिट करने से बढ़ता है, क्रेडिट करने से घटता है, लाइबिलिटीज है, इनकम है, कैपिटल है, इसका ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड लिखोगे और ये क्रेडिट करने से बढ़ेगा, डेबिट करने से घटेगा, राइट। जब आप इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए आपको डेटर्स या क्रेडिटर्स अकाउंट प्रिपेयर करने हैं, तो डेटर्स अकाउंट आपको पता है कि एसेट अकाउंट है, इसका ओपनिंग बैलेंस किधर जाएगा, डेबिट में जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस किधर आएगा, क्रेडिट में आएगा। फिर डेटर्स डेबिट करने से बढ़ेगा, अगर तुमने गुड्स को उधार बेचा होगा तो डेबिट में लिखोगे, डेटर्स के ऊपर बिल ड्रॉ किया होगा तो क्रेडिट में लिखोगे क्योंकि घटेगा डेटर, डेटर से पैसा मिला है तो क्रेडिट में लिखोगे, डेटर को डिस्काउंट दिया तो क्रेडिट में लिखोगे। यानी ये वो टर्म है जिसकी वजह से डेटर्स का अमाउंट घटता है। जो भी पैसा आपने डेटर से मिल गया आपको डेटर्स को घटाना पड़ेगा। जो पैसा आपने डिस्काउंट में दिया, डेटर्स को डिस्काउंट दिया, तो जाहिर सी बात है उतना अमाउंट से आपको घटाना पड़ेगा। डेटर्स से आपने बिल्स रिसीव कर लिया, आपको घटाना पड़ेगा डेटर्स का अकाउंट। बैड डेट्स हुआ है, पैसा डूबा है, डेटर्स को घटाना पड़ेगा। डेटर्स बढ़ेगा कब कब, डेटर्स बढ़ेगा अगर आपने उसको गुड्स उधार बेचा है, आपने जो बिल उसके ऊपर ड्रॉ किया था, उसने एक्सेप्ट किया था, उसमें से कुछ बिल डिसऑनर हो गया है, तो आपको बिल को कैंसिल करना पड़ेगा। फिर अगर कोई इंटरेस्ट उसको उसके ऊपर चार्ज किया आपने, तो वो उसको बढ़ाना पड़ेगा। दीज कैन बी अ ब्रॉड प्रोफॉर्मा ऑफ टोटल डेटर्स अकाउंट, यानी इतने टर्म डेटर्स में रह सकते हैं। अब देखिए इसी आधार पे एक क्वेश्चन हमको दिया है, एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल को देख लेते हैं। कह रहा है कैलकुलेट बैड डेट्स फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। क्या निकालना है हमें, बैड डेट्स निकालना है। और आपको पता हो गया कि बैड डेट्स किससे रिलेटेड है, डेटर से रिलेटेड है। इसका मतलब इस क्वेश्चन में मिसिंग इन्फॉर्मेशन क्या कैलकुलेट करना है, बैड डेट्स कैलकुलेट करना है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जब आप सिंगल एंट्री से डबल एंट्री में कन्वर्ट कर रहे हो और डेटर से रिलेटेड सारा इंफॉर्मेशन आपको मालूम है, ओपनिंग, क्लोजिंग, कितना पैसा डेटर से आया है, कितने का बिल्स रिसीव हुआ है, कितने का बिल डिसऑनर हुआ है, कितना उससे इंटरेस्ट वसूला गया, ये सब कुछ अगर आपको मालूम हो और उसके बाद भी आपने अगर डेटर्स अकाउंट नहीं बनाया, तो फिर आपके साथ चांसेस क्या होगा कि आप बहुत सारा एक्सपेंसेस को छोड़ के निकल जाओगे। जैसे इस क्वेश्चन में इतना सारा इंफॉर्मेशन है, आपने सबको प्लेस कर लिया, बट यहाँ